हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की जो कि आपके टर्म फर्स्ट एग्जामिनेशन में पूछे जाने वाले हैं। आपको पता है कि इस समय बहुत कह सकते हैं बहुत कम समय अपने पास बचा हुआ है कि आपके बोर्ड एग्जाम बहुत करीब हैं जो कि जस्ट आने वाले हैं। तो सीबीएसई 10th क्लास के हम बोर्ड की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो उसमें हम जो आज सब्जेक्ट लेने वाले हैं वो है आपका साइंस, और साइंस में टर्म फर्स्ट के एग्जाम की हम बात करेंगे, ठीक है। टर्म फर्स्ट एग्जाम कब होने वाला है तो आपको पता है कि जस्ट एक महीने बाद, ठीक है। तो इस समय हम एक सीरीज लेके आए हुए हैं जिसमें हम डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस चैप्टर वाइज कर रहे हैं। जैसे हमने फर्स्ट चैप्टर जो कि केमिस्ट्री से बेस्ड है, वहां से हमने स्टार्ट किया है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन से। तो सबसे पहले हमने इस पे डिस्कस किया था असर्शन रीजन टाइप के क्वेश्चन, जिसके 2 वीडियो लेक्चर्स हैं। फिर हमने एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन 2 लेक्चर इसके हैं जिसमें 51 क्वेश्चंस हैं। और ये तीसरा टाइप का क्वेश्चन है जिसे हम बोलते हैं केस बेस्ड, या फिर इसी को हम बोल सकते हैं पैसेज बेस्ड क्वेश्चन। एक्चुअली इसमें होता क्या है कि आपके सामने एक पैसेज होता है, उस पैसेज को समझना होता है, पढ़ना होता है, और उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन दिए होते हैं। उन क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना रहता है जो कि एमसीक्यू पैटर्न में रहते हैं, ठीक है। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के वीडियो की और करते हैं अपनी तैयारी, ताकि हमारा जो टारगेट है, क्या टारगेट है किसी को याद है क्या? नहीं, मैं बता देता हूं। टारगेट है आपका 40 आउट ऑफ 40 अचीव करें, ठीक है। चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं रीड द फॉलोइंग पैसेज एंड आंसर द क्वेश्चन। आपको पैसेज को पढ़ना है और आंसर देना है इससे रिलेटेड। लेकिन ध्यान रखना कि जिस तरह से लैंग्वेज में हिंदी या इंग्लिश में जो अनसीन पैसेज आता है, उसमें जिस तरह से रहता है कि जो भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो पैसेज से रिलेटेड होते हैं, यानी पैसेज में उसका आंसर मिल सकता है, जो कि शायद यहां पर पॉसिबल नहीं है। तो ये थोड़ी सी प्रॉब्लम आपके लिए हो सकती है, ठीक है। ठीक है, यहां पर एक्चुअली होता क्या है कि जब तक आपका कंसेप्ट पूरा क्लियर नहीं रहेगा तब तक आपको कोई भी क्वेश्चन समझ में नहीं आएगा। तो इसलिए साइंस के यदि कंसेप्ट क्लियर है तो पैसेज से रिलेटेड ना भी क्वेश्चन यदि बाहर से पूछे जाते हैं तो वो भी आप डिस्कस करके आंसर दे सकते हैं। तो फिलहाल इस समय अगर हम बात करें पैसेज की, तो पैसेज पढ़ लेते हैं, फिर क्वेश्चन भी देख लेते हैं कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और फिर उनको कैसे सॉल्व करना है वो भी हम देखते हैं। तो सबसे पहला जो पैसेज दिया हुआ वो लिखा हुआ है केमिकल इक्वेशन इज अ मेथड टू रिप्रेजेंटिंग अ केमिकल रिएक्शन विद द हेल्प ऑफ सिंबल्स एंड फॉर्मूले। यानी कोई भी केमिकल इक्वेशन क्या होती है? द रिप्रेजेंटेशन ऑफ केमिकल रिएक्शन। तो केमिकल रिएक्शन को जब हम सिंबल्स के फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं उसे हम बोलते हैं केमिकल इक्वेशन। क्लियर है? इन अ केमिकल इक्वेशन द सब्सटेंस विच कंबाइन और रिएक्ट्स आर कॉल्ड रिएक्टेंट्स। आपको पता है कि जो केमिकल रिएक्शन होती है वो कैसी होती है? तो एक तरफ आपके रिएक्टेंट्स होते हैं जो कि उस रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, बीच में एरो होता है, और लास्ट में आपका प्रोडक्ट्स होते हैं जो कि केमिकल रिएक्शन के बाद ऑब्टेन होते हैं, ठीक है। आगे लिखा हुआ है अ केमिकल इक्वेशन इज शॉर्ट मेथड्स टू रिप्रेजेंटिंग अ केमिकल रिएक्शन। केमिकल इक्वेशन को अगर केमिकल रिएक्शन को यदि शॉर्ट वे में रिप्रेजेंट करना है तो हम कैसे यूज करते हैं? केमिकल इक्वेशन की हेल्प से। अब बैलेंस केमिकल इक्वेशन क्या होता है कि अगर रिएक्टेंट साइड में जितना मास है प्रोडक्ट साइड के बराबर है तो उसे हम बोलते हैं बैलेंस केमिकल इक्वेशन। और अगर दोनों तरफ मास रिएक्टेंट साइड और प्रोडक्ट साइड अनइक्वल है, बराबर नहीं है, तो उसे हम बोलते हैं अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। आगे लिखा हुआ है कि फॉर्मूले ऑफ एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स आर चेंज्ड टू बैलेंस एंड इक्विलिब्रियम। अगर किसी भी केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करना है तो उस समय उसका जो फॉर्मूला होता है एलिमेंट्स और कंपाउंड्स के, वो किसी भी कंडीशन में चेंज नहीं होते हैं। तो यहां पर ये जो पैसेज हमने पढ़ा ये टोटली बेस्ड है केमिकल रिएक्शन और केमिकल इक्वेशंस पे, जहां पे हमने डिस्कस किया बैलेंस्ड और अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशंस की। अब आइए देख लेते हैं इससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस दिए हुए हैं उनको कैसे सॉल्व करना है। तो सबसे पहले क्वेश्चन दिया हुआ है कंसीडर द फॉलोइंग रिएक्शन। आपको फॉलोइंग रिएक्शन देखना है। रिएक्शन लिखा हुआ है PMg3N2 प्लस QH2O प्लस, फिर आपका एरो का निशान है, फिर RMgOHO का होल ट्वाइस प्लस SNH3। अब यहां पर जो आपके पास PQRS दिए हुए ये क्या है? तो ये आपके नंबर्स हैं जो भी कभी किसी भी केमिकल इक्वेशन या किसी भी कंपाउंड्स के पहले मोल्स को रिप्रेजेंट करते हैं। When equation is balanced, the coefficient P, Q, R, S respectively are। कहते हैं यदि केमिकल इक्वेशन बैलेंस होगा तो P, Q, R इसकी वैल्यू क्या होगी? तो आपको यहां पर केमिकल इक्वेशन बैलेंस करना आना चाहिए, जबकि आपको पता है कि पैसेज में केमिकल इक्वेशन को कैसे बैलेंस करना है ये बिल्कुल भी डिस्कस नहीं किया गया है। तो केमिकल इक्वेशन बैलेंस करना आना चाहिए, यानी यदि आपने एनसीईआरटी पढ़ी है तो आपको ध्यान में होगा केमिकल इक्वेशन को कैसे बैलेंस किया जाता है।
चलिए मैं आपको बैलेंस करना सिखा देता हूं ताकि आपको ध्यान में आए कि केमिकल क्वेश्चन को कैसे बैलेंस करना है। तो सबसे पहले यहां पर अगर ध्यान से देखेंगे तो हमें ये आइडेंटिफाई करना है कि रिएक्टेंट साइड जितने एलिमेंट्स के एटम्स हैं उतने ही प्रोडक्ट साइड हैं या नहीं। अगर हैं तो हम किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। जैसे अगर हम बात करेंगे यहां पर मैग्नीशियम आपको कितने एटम दिखाई दे रहे हैं 3, यहां पर मैग्नीशियम के कितने एटम दिखाई दे रहे हैं तो आपको 1 दिखाई दे रहा है। तो इसका मतलब यह है कि अगर हम यहां पर 3 से मल्टीप्लाई कर दें यानी आर की वैल्यू यदि हम 3 रख देते हैं तो मैग्नीशियम बैलेंस हो जाता है। क्लियर है? चलिए देखते हैं। लेकिन जैसे हमने 3 से मल्टीप्लाई किया मैग्नीशियम का तो हाइड्रोजन कितने चेंज हो रहे हैं या ऑक्सीजन चेक कर लेते हैं। जब हम 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो यहां पर आपको 2 ऑक्सीजन एटम है, 2 से मल्टीप्लाई हुए यानी वो 4 और 4 को 3 से मल्टीप्लाई कर दिए 12। अब 12 ऑक्सीजन है तो यहां पर अगर 12 ऑक्सीजन करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा तो निश्चित रूप पर यहां पर 6 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। जब 6 से मल्टीप्लाई ऑक्सीजन अगर आपको करना है तो आप हाँ बिल्कुल, तो यहां पर आपके पास ऑक्सीजन कितने हो गए 2 2 4 4 3 12 12 यहां पर है और यहां पर अगर ऑक्सीजन आपको 12 करना है तो आपको 6 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो इसका मतलब आपका क्या हो गया कि यहां पर जो Q की वैल्यू है कितनी हो गई 6 हो गई। अब आगे देख लेते हैं कि हमारे पास नाइट्रोजन देख लेते हैं। तो यहां पर नाइट्रोजन आपके पास कितने हैं 2 एटम्स हैं, यहां पर 1 है तो यहां पर अगर 2 करना है तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे यानी S की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2 आ जाएगी। ठीक है, अब फाइनली हमारे पास क्या बचा P की वैल्यू। तो P की वैल्यू चेंज करने की कोई जरूरत नहीं है यानी यहाँ पर 1 का 1 रहेगा तो P की वैल्यू हो जाएगी 1। अब अगर हम चेक करेंगे कि भैया कौन सा होगा तो 1 6 3 2 1632 जो कि ऑप्शन बी में आपको करेक्ट दिखाई दे रहा है। तो आपको केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करना, बैलेंस करने के बाद आइडेंटिफाई करना है कि P की वैल्यू क्या होगी, K की वैल्यू क्या होगी, S की वैल्यू क्या होगी और उसके बाद फाइनली आपको आंसर को टिक करना है। तो ये रहा आपका फर्स्ट क्वेश्चन। आइए सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। तो सेकंड क्वेश्चन कहता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन इज नॉट कन्वे नहीं करती है बाय अ बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। फर्स्ट लिखा है फिजिकल स्टेट ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट्स, बिल्कुल कन्वे करती है। आपको पता है कि अगर जैसे मैंने लिख दिया H2O तो H2O के आगे यदि हम L लिख देते हैं तो ये बताता है कि भाई ये H2O जो लिक्विड फॉर्म में है तो ये भी बैलेंस केमिकल इक्वेशन का ही पार्ट है। सेकंड बात करते हैं सिंबल्स एंड फार्मूले ऑफ ऑल सब्सटेंस इन्वॉल्व इन पर्टिकुलर रिएक्शन। तो जो सिंबल और फार्मूले यूज किए जाते हैं ये भी कन्वे करता है। नंबर ऑफ एटम मॉलिक्यूल्स ऑफ द रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स फॉर्म, जो नंबर ऑफ एटम्स या मॉलिक्यूल्स फॉर्म होते हैं तो ये भी आपका कन्वे करता है। और लास्ट कहता है वेदर अ पर्टिकुलर रिएक्शन इज एक्चुअली फेसिबल और नॉट, तो ये आपका कन्वे नहीं करता है। इसका मतलब आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन डी। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है कि द बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशंस इज इन अकॉर्डेंस विथ, यानी जो केमिकल इक्वेशन को बैलेंस किया जाता है वो किस लॉ के थ्रू बैलेंस करते हैं। तो लॉ ऑफ कॉम्बिनेशन वॉल्यूम नो, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन ये भी नहीं है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन मास बिल्कुल ये सही है। और कहीं इनकर यानी जो केमिकल इक्वेशन होता है उसको किस लॉ के थ्रू बैलेंस करते हैं तो उसका हम बोलते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। एंड लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास इज सेइंग दैट नंबर ऑफ एटम्स ऑफ एलिमेंट्स इन रिएक्टेंट साइड इज इक्वल टू नंबर ऑफ रिएक्टेंट्स ऑफ प्रोडक्ट साइड। यानी दोनों तरफ अगर हम बात करेंगे रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स की तो यहां पर जितना मास ऑफ और रहेगा उतना ही आपका रहेगा मास ऑफ पी। यदि ये बराबर है तो उसको हम क्या बोलते हैं बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। और ये कौन सा लॉ है तो ये लॉ है आपका लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 4 कहता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग केमिकल इक्वेशन इज एन अनबैलेंस वन। आपको बताना है कौन सा अनबैलेंस है। तो केमिकल इक्वेशन बैलेंस है कि अनबैलेंस है उसको आइडेंटिफाई करने का एक सिंपल सा मेथड बताता हूं। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो बहुत ही आसानी से समझ जाएंगे कैसे करना है। तो आपको सिंपली आपको एक टेबल बनाना है। क्या बनाना है? आपको टेबल बनाना है। टेबल कुछ इस तरह से रहने वाली है। टेबल में आपको 3 कॉलम लिखने हैं इस तरह से। चलिए ये कर लेते हैं। अगर आप वीडियो देख रहे हैं तो एक साथ जैसे जैसे वीडियो देखते जाते हैं वैसे वैसे आप बनाते जाइए तो बहुत जल्दी सीख जाएंगे। यहां पर आपको लिखना है एलिमेंट, यहां पर आपको लिखना है रिएक्टेंट साइड और यहां पर आपको लिखना है प्रोडक्ट साइड। ठीक है, अब चलिए देख लेते हैं। तो सबसे पहले मैं ये वाली केमिकल इक्वेशन लेता हूं। यहां सबसे पहला एलिमेंट है आपका सोडियम। अगर हम बात करेंगे सोडियम की तो रिएक्टेंट साइड कितने हैं आपको 2 एटम दिखाई दे रहे हैं। प्रोडक्ट साइड कितने दिखाई दे रहे हैं इधर भी 2 दिखाई दे रहे हैं। बहुत सही। अगला है आपका हाइड्रोजन। हाइड्रोजन को कैलकुलेट करो भैया। हाइड्रोजन अगर देखेंगे तो 2 से मल्टीप्लाई है, 2 इधर हो गए और इधर अगर देखेंगे 2 इधर हो गए। वेरी गुड। हाइड्रोजन इधर भी 2 हैं इधर भी 2 हैं। आगे देख लेते हैं कार्बन। कार्बन की अगर हम बात करेंगे तो कार्बन यहाँ पर भी 2 हैं और यहाँ पर 1
और यहाँ पर 2, बिल्कुल 2 दोनों तरफ, इधर भी 2 हैं इधर भी 2 हैं। आगे देख लेते हैं, अगला है आपका ऑक्सीजन। चलिए ऑक्सीजन देख लेते हैं, तो ऑक्सीजन 3 और यहाँ 2 से मल्टीप्लाई 6 है। रिएक्टेंट साइड कितने हैं, 6 हैं। इधर देख लेते हैं, यहाँ पर 3 है और यहाँ पर 4 हो गया और यहाँ पर 5 6, यहाँ पर 6 है। अगर सारी चीजें इक्वल बैलेंस आ रही हैं, इसका मतलब जो आपकी इक्वेशन है वो क्या है, बैलेंस है। इस तरह से आपको आइडेंटिफाई करना, अगर एक भी अनबैलेंस आता है तो आपकी केमिकल इक्वेशन क्या हो जाएगी, अनबैलेंस हो जाएगी। चलिए मैं फटाफट बता देता हूं कौन सी केमिकल यहाँ पर मुझे जो अनबैलेंस दिखाई देती है वो है। चलिए यहाँ पर अगर देखेंगे तो 3 दूनी 6, चलिए 4 दूनी 8, 10H2O, 10 दूनी 20। वाह वेरी नाइस। लास्ट वाली देख लेते हैं, लास्ट वाली में देखेंगे 4 नाइट्रोजन इधर है, 4 नाइट्रोजन इधर है, बहुत सही है। हाइड्रोजन की बात करें तो 4 3 12, 12 हाइड्रोजन इधर है, 12 हाइड्रोजन इधर है। ऑक्सीजन देखेंगे तो ऑक्सीजन 10 है और इधर ऑक्सीजन कितने हैं, 4 और 6 10, ये भी बैलेंस है, बिल्कुल सही। अब ये वाली देख लेते हैं, 2 एल्युमिनियम इधर है, 2 एल्युमिनियम इधर है। हाइड्रोजन 6 2 12, 12 ऑक्सीजन है तो यहाँ पर 6 इधर है 6 इधर है, तो ये भी ठीक है। ऑक्सीजन देखेंगे तो 6 ऑक्सीजन इधर है और ऑक्सीजन इधर 3 6, ये भी बैलेंस है, वेरी गुड। अब लास्ट देख लेते हैं, अगर यहाँ पर देखेंगे कार्बन, कार्बन 4 9 8, 8 एटम कार्बन के हैं तो इधर भी 8 हैं। ऑक्सीजन के देख लेते हैं तो ऑक्सीजन है 12 9 36, सॉरी 12 9 24, 24 हैं इधर, 8 2 16 और 16 और 10 26, बिल्कुल यहाँ पर ऑक्सीजन अनबैलेंस है। तो आपका ये वाली जो इक्वेशन है ये पूरी तरह से क्या कहलाएगी, अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन। तो आपका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी। क्लियर है। चलिए आगे बात करते हैं नेक्स्ट एंड लास्ट इक्वेशन की, दैट इज 5th। तो यहाँ पे लिखा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज आर करेक्ट, सॉरी हाँ कौन सा करेक्ट स्टेटमेंट आपको बताना है। पहले लिखा हुआ है केमिकल इक्वेशन टेल्स अस अबाउट द सब्सटेंस इवॉल्व इन द रिएक्शन, बिल्कुल सही है। केमिकल इक्वेशन A chemical equation inform us about the symbols and formulae of the substance involved in a reaction, ये भी सही है। A chemical equation tells us about the atoms of molecules of the reactants and product involved in a reaction, ये भी बताता है। तो राइट आपका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ऑल ऑफ दिस, क्योंकि तीनों स्टेटमेंट आपके करेक्ट। चलिए उम्मीद है आपको बहुत ही आसानी से सारी चीजें समझ में आ गई हैं। आइए अब देखते हैं नेक्स्ट जो पैसेज हमारे पास है, नेक्स्ट केस बेस्ड जो क्वेश्चन है उसको भी समझ लेते हैं। थोड़ा सा कलर चेंज कर लेते हैं ताकि थोड़ा सा कुछ तो यूनिक लगे। चलिए यहाँ पर रेड कर लेते हैं, बहुत सही। लिखा हुआ है डिकम्पोजिशन रिएक्शन इज सिंगल रिएक्टेंट ब्रेक डाउन इन टू फॉर्म 2 और मोर प्रोडक्ट। मतलब अगर आपके पास कोई भी सिंगल रिएक्टेंट है, जैसे मान लेते हैं ए आपका सिंगल रिएक्टेंट है, अगर ये बी सी या डी कई सारे प्रोडक्ट में डिकम्पोज होता है तो उसको हम बोलते हैं डिकम्पोजिशन रिएक्शन। आगे लिखा हुआ है थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्ट्स यूज टू एनर्जी ऑफ हीट, यानी जो थर्मल डिकम्पोजिशन होता है, डिकम्पोजिशन आपका कितना प्रकार का होता है, 3 प्रकार का होता है। तो जहां पर हीट इन्वॉल्व होती है उसे हम बोलते हैं थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। आगे लिखा हुआ है इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन इन्वॉल्व्स यूज ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी, यानी जो आपका इलेक्ट्रिकल डिकम्पोजिशन रिएक्शन होता है वो कैसे होता है, इलेक्ट्रिसिटी की वजह से होता है, बहुत सही है। आगे लिखा हुआ है फोटोलिटिक और फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन इन्वॉल्व्स यूज ऑफ लाइट एनर्जी, यानी जो आपका फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन ऑफ रिएक्शन होता है वो किसके, सनलाइट के थ्रू होता है। आपको पता है कोई भी चीज ऑटोमेटिक कैसे डिकम्पोज होगा, डिकम्पोज होने के लिए उसके पास कुछ तो भी चाहिए, तो उसको हम देते हैं एनर्जी। एनर्जी किस फॉर्म में देते हैं, जब उसे हम हीट के रूप में देते हैं तो थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन, जब इलेक्ट्रिसिटी के रूप में देते हैं तो इलेक्ट्रिकल डिकम्पोजिशन रिएक्शन, और जब सनलाइट के रूप में देते हैं उसको बोलते हैं फोटोकेमिकल या फोटोलिटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन। तो ये रहा आपका पूरा साथ जो आपका पैसेज में दिया हुआ है। ठीक है, आइए इसके क्वेश्चन देख लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन इज अ डिकम्पोजिशन रिएक्शन। तो मैंने बताया भाई डिकम्पोजिशन कैसा होगा, एक सिंगल एक से अधिक चीज में ब्रेक डाउन होगा। यहाँ पर एक सिंगल है क्या, नहीं इसमें 2 है, इनकरेक्ट है। यहाँ पर सिंगल है लेकिन सिंगल में डिकम्पोज नहीं हो सकता। फिर आपका थर्ड, एक सिंगल है एक से अधिक में डिकम्पोज हो रहा है, मतलब डिकम्पोजिशन रिएक्शन है। और लास्ट वाला आपका कॉम्बिनेशन रिएक्शन है। तो योर फाइनल आंसर विल बी ऑप्शन सी, दैट इज डिकम्पोजिशन रिएक्शन। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन सेकंड क्वेश्चन कहता है कि PbNO3 का होल ट्वाइस PbO प्लस Na प्लस O2। आपको बताना है व्हाट इज Na क्या है। तो देखो अगर हमने रिएक्शन पढ़ी है तो हमें पता है यहाँ पर नाइट्रोजन डाइऑक्साइड फॉर्म होता है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड का ब्राउन फ्यूम्स निकलते हैं। तो यहाँ पर आपका 4Na इनकरेक्ट हो जाएगा, NO2 ये सही हो सकता है,
ये गलत हो सकता है, ये भी सही हो सकता है, लेकिन अब यहाँ पर हमें आइडेंटिफाई करना है कि भैया यहाँ पर 4 होगा या फिर 1 होगा, क्योंकि दोनों में नाइट्रोजन डाइऑक्साइड आ गया है। तो इसको आइडेंटिफाई कैसे करेंगे, तो सिंपल सा कंसेप्ट कहता है कि हमें आइडेंटिफाई करना है नाइट्रोजन। नाइट्रोजन कितने हैं, तो यहाँ पर नाइट्रोजन आप देखोगे यहाँ से 2 से मल्टीप्लाई है और यहाँ पर 2 से, यानी नाइट्रोजन 4 है। तो जब नाइट्रोजन 4 है तो आपका ऑप्शन बी करेक्ट होगा, 4NO2। ठीक है, चलिए आगे चलते। बहुत सिंपल ट्रिक है, आपको बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है, मेरे साथ बने रहिए। गारंटी लेता हूं कि जो 40 आउट ऑफ 40 का जो टारगेट लेके हम चल रहे हैं, अगर हम इसी तरह से एक एक क्वेश्चन, एक एक विभिन्न टाइप के क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे तो एक भी क्वेश्चन बाहर से नहीं आएगा, ये गारंटी। चलिए देख लेते हैं, आगे हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 कहता है अमीनो एसिड जिसका फार्मूला है RCHNH2COOH is formed by the decomposition of which components ऑफ और डाइट, यानी खाना खाते समय जो हमें कार्बोहाइड्रेट, स्टार्च, प्रोटीन या फैट होते हैं उसमें कौन सा डिकम्पोज होकर क्या बनाता है, अमीनो एसिड बनाता है। तो इसे तो बायोलॉजी से रिलेटेड क्वेश्चन है, लेकिन जब हम साइंस की बात करते हैं तो काय का बायोलॉजी, काय का केमिस्ट्री। तो यहाँ पर जो आपका फाइनल आंसर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा प्रोटीन, यानी प्रोटीन जब डिकम्पोज होता है तो क्या बनाता है, वो बताता है आपका अमीनो एसिड। क्वेश्चन नंबर 4 देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है कि सिल्वर क्लोराइड ऑन एक्सपोजर सनलाइट फॉर ए लॉन्ग ड्यूरेशन ग्रे ड्यू टू, यानी सिल्वर क्लोराइड, चलिए हम यहाँ एक रिएक्शन लिख देते हैं 2AgCl, जब डिकम्पोज होता है तो 2Ag प्लस Cl2 में डिकम्पोज होता है। अब आपका फर्स्ट ऑप्शन कहता है द फॉर्मेशन ऑफ सिल्वर बाय डिकम्पोजिशन ऑफ सिल्वर क्लोराइड, तो बिल्कुल सिल्वर क्लोराइड जब डिकम्पोज होता है सिल्वर फॉर्म करता है, जिसकी वजह से ऐसा होता है, तो बिल्कुल जो यहाँ पर ऑप्शन दिया गया है ये ऑप्शन आपका करेक्ट है। दूसरा सब्लिमेशन ऑफ सिल्वर क्लोराइड, सब्लिमेशन होता नहीं है, ऑक्सीडेशन यहाँ पर होता नहीं है। डिकम्पोजिशन ऑफ क्लोरीन गैस, क्लोरीन गैस का डिकम्पोजिशन कैसे होगा, तो ये भी आपका इनकरेक्ट होगा। तो योर फाइनल आंसर विल बी ऑप्शन ए, that the decomposition of silver chloride into silver, that's why the substance, the product is shown as gray। क्लियर है, चलिए आगे बढ़ते हैं और देख लेते हैं लास्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है कि व्हाट टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शंस टेक प्लेस व्हेन इलेक्ट्रिसिटी इज पास्ड थ्रू वाटर, यानी जब हम वाटर में इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं। चलिए मैं आपको रिएक्शन दे देता हूं, यहां पर इलेक्ट्रिसिटी हम पास कर रहे हैं तो ये टूटता है 2H2 प्लस O2 में। चलिए आगे लिखा हुआ है थ्रू वाटर, कौन सी किस प्रकार की रिएक्शन, तो मैंने बताया था कि जब हम यहाँ पर हीट अप्लाई करते हैं तो बताओ भैया कैसा होता है, तो हमने बताया था भैया थर्मल होता है, थर्मल डिकम्पोजिशन। जब इलेक्ट्रिसिटी होता है तो क्या होता है, इलेक्ट्रोलिसिस। फिर जब सनलाइट होता है तो क्या बोलते हैं उसको भैया, जब सनलाइट होता है तो उसको बोलते हैं फोटोलिटिक। तो भैया जब यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी होता है तो इलेक्ट्रोलिसिस होगा ना, तो थर्मल नहीं हो सकता है, इलेक्ट्रोलिटिक हो सकता है, फोटोकेमिकल नहीं हो सकता, डिस्प्लेसमेंट हो ही नहीं सकता। तो योर फाइनल आंसर विल बी ऑप्शन बी, इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन। तो भैया ये रहे दो जो केस बेस्ड क्वेश्चन है जिसमें हमने 10 क्वेश्चन आपको करवाए हैं। तो इस तरह से इस चैप्टर से हम कम से कम 5 लेक्चर्स लेके आने वाले हैं, जिसमें लेक्चर 1 रहा, लेक्चर 2, लेक्चर 3, लेक्चर 4, लेक्चर 5, और हर लेक्चर में हम 2 केस बेस्ड क्वेश्चन लेके आएंगे, जिसके 10 क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे। तो मुझे नहीं लगता है कि आपके बोर्ड एग्जाम में एक भी क्वेश्चन बाहर से आएगा, और जब बाहर से नहीं आएगा, आपने तैयारी कर रखी है, तो वही आपका फाइनल टारगेट 40 आउट ऑफ 40 इज कंप्लीटली कंप्लीट। ठीक है, तो यहां पर हम आज के वीडियो के लिए विदा चाहते हैं। अगर हमारे चैनल में नए हैं और सब्सक्राइब नहीं किया है, नोटिफिकेशन चाहते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल नोटिफिकेशन ऑल कीजिए, ताकि जैसे जैसे मैं वीडियो अपलोड करता हूं सीधे नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचे और आपको देखकर सारी चीजें आसानी से समझ में आए। अगर कुछ भी समझ में नहीं आता, कुछ भी डाउट है, तो कमेंट सेक्शन में आप लिख सकते हैं, मैं आपको रियली आपको पर्सनली मैं आपको कमेंट करके उसका जवाब दूंगा। अगर आपको वीडियो पसंद आता है और आपको लगता है ये हेल्पफुल है, तो लाइक कर सकते हैं, दोस्तों में शेयर कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं, जय